नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नाम फाइनल कर लिया और रेखा गुप्ता को चुना गया है। आज रामलीला मैदान में वो सीएम पद की शपथ लेंगी। वहीं रेखा गुप्ता की कैबिनेट के 6 मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। तो यह बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, जहां रेखा गुप्ता अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। रामलीला मैदान में वह सीएम पद की आज शपथ भी ले लेंगी। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में 6 मंत्री होंगे। इनकी लिस्ट भी सामने आ गई है। नए मंत्रिमंडल में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्रज सिंह शामिल होंगे। बीजेपी ने कैबिनेट में जाट, सिख, पंजाबी, दलित और पूर्वांचली नेताओं को शामिल करके जातिगत संतुलन साधने की कोशिश की है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक बुधवार को दिल्ली कार्यालय में हुई। इसमें रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने उनका नाम प्रस्तावित किया। आशीष सूद समेत 9 विधायकों ने समर्थन किया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रह चुकी है। बीजेपी से वो दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। शपथ के बाद वह ममता बनर्जी के साथ देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी शासित राज्यों में वह अकेली महिला मुख्यमंत्री होंगी। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं। इससे पहले वह 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर एबीवीपी से शुरू किया था। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां भी की गई है। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बीजेपी के सहयोगी दल और विशेष अतिथि भी मौजूद रहेंगे। इनमें झुग्गी प्रधान, ऑटो रिक्शा और कैब चालक और गिग वर्कर शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी, कांग्रेस दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव और अन्य नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। और हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख करेंगे। तो राजीव जी, अब देखिए, दिल्ली को आखिरकार अपना मुख्यमंत्री मिल ही गया और आधी आबादी बात की जाती है महिलाओं की, और ऐसे में एक महिला ही अब दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेगी। कितनी बड़ी बात है ये, और भारतीय जनता पार्टी का क्या यह ट्रम्प कार्ड साबित होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का बहुत ज्यादा ये नारे दिए थे। कहा था कि हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को देकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस नारे को सही साबित किया है। दूसरी चीज ये कि महिला को मुख्यमंत्री देने से कई सारी चीजें एक साथ सज जाती है। एक तो जैसा अभी आपने कहा, आधी आबादी, अब चाहे वो सवर्ण हो, अवर्ण हो, कोई भी हो, सिख हो, जाट हो, गुर्जर हो, तो इन सबकी जो आधी आबादी है, मतलब जो महिलाएं हैं, उनको इन्होंने एक तरीके से साध लिया। अब ये जो आज रेखा गुप्ता का जो शपथ ग्रहण समारोह हो गया, इसमें बाकी सारी बातें आपने बता दी है, लेकिन जो आज खास बात है वो ये कि झुग्गी झोपड़ी वालों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। झुग्गी झोपड़ी वालों के 250 प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद रहा था कि किसी भी तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी में जो वोट बैंक है, जो माना जाता था कि ये आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसमें सेंध कैसे लगाई जाए। तो ये जो इन्होंने अब 250 प्रतिनिधि बुलाए हैं, इनको मंच पर भी जगह दी जाएगी, इनसे सम्मान समारोह भी करवाया जाएगा इन लोगों से। तो एक तरीके से ये जो आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, इससे बीजेपी एक नहीं कई निशाने लगा रही है। कहते हैं एक तीर और 2 निशाने नहीं, ये तो कई सारे निशाने लग रहे हैं एक साथ। इसमें मनजिंदर सिरसा को बना करके ये पंजाब और जो सिख कम्युनिटी है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कपिल मिश्रा को टिकट दे करके इन्होंने अवर्ण वर्ग को और जितना भी ये बाहरी दिल्ली का वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की है। और सारी चीजें आप ही समझ लीजिए, जो ये इस समय जो खाका निकल के सामने आ रहा है, उससे एक तीर से कई निशाने ये बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। आमतौर पर लोगों को लगता था, राजीव, कि जिस तरह से लोग बहुत अरसा गुजारते हैं राजनीति करते करते और उस पद को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होती है,
और अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक नया फैशन भी शुरू हुआ है। देखिए, राजस्थान की भी बात करें तो भजन लाल शर्मा जो है वो शायद पहली बार विधायक बने थे। अब यही कहानी दिल्ली में भी है, जब ये पहली बार विधायक बनी और विधायक से सीधे मुख्यमंत्री। ये कैसी राजनीति है? बीजेपी की ये सरप्राइजिंग राजनीति है और बीजेपी हमेशा सरप्राइज देती है। हालांकि रेखा गुप्ता के बारे में तो पूरी तरीके से सरप्राइज कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता का नाम पहले से चल रहा था और ये पहले से भी समझा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा भले से ही ज्वाइंट कर रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री कोई महिला ही होगी। चार महिलाएं जीत के आई हैं, उनमें से रेखा गुप्ता सबसे उपयुक्त थी, इसलिए उन्हें बनाया गया है। केवल यही नहीं है कि पहली बार विधायक जीती है, उनमें उनके अंदर प्रशासन क्षमता है और वो मेयर प्रत्याशी भी रही हैं। तो ये इस तरीके से ये कहा जा सकता है ये निर्णय सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, रेखा गुप्ता के तौर पर अब दिल्ली को अपना अगला मुख्यमंत्री आज मिल ही जाएगा। इसी के साथ अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज यूपी का बजट पेश होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का आज विधानसभा में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज लगातार 6वीं बार बजट पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज यूपी का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज लगातार 6वीं बार बजट पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। बजट का आकार 8 लाख करोड़ या इससे अधिक के होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि 2027 के चुनावों की छाप इस बजट में दिख सकती है। सरकार इसमें 10 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। इस बजट में मेट्रो, एक्सप्रेसवे, बौद्ध सर्किट सहित कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं। इस बजट में विकास के योगी मॉडल की छाप दिखेगी। मध्य वर्ग, युवा, किसान और महिलाएं बजट के फोकस में होंगे। इस बजट में कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास के साथ साथ इस बजट में तकनीकी पर भी जोर रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। तो ये खबर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां कई घोषणाएं आज हो सकती हैं, क्योंकि आज यूपी का बजट भी पेश होगा। वित्त मंत्री पेश करेंगे यह बजट और किसानों को मुफ्त बिजली समेत कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में 2027 के चुनावों की क्या कोई छाप भी दिख सकती है, इस ओर भी लोगों की निगाहें बनी रहेंगी। और इस बजट की जो अनुमानित आकार की बात की जा रही है वह तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए की बताई जा रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, तो देखिए, एक तरफ राजनीति अपने चरम पर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहां आज वहां की मुख्यमंत्री शपथ लेंगी रेखा गुप्ता, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आज बजट पेश होने वाला है। इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लोगों को होनी चाहिए और क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? क्या इसे एक समावेशी बजट के तौर पर देखा जा सकता है? पूरा अपडेट दीजिए आनंद। बिल्कुल देखिए कुणाल, ये जो बजट आज आने वाला है, अगर आप पिछले पूरे बजट देखें उत्तर प्रदेश का, तो हर बार बजट बढ़ते ही आया है। यानी हर बार बजट में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है। जो मेन फोकस है सरकार का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो बुनियादी ढांचा है उसकी मजबूती, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम दूसरी चीजों का मामला हो। यानी एक पूरा इकोसिस्टम इस तरह से बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिल सके। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उसे पूरा करने के लिए आज का जो बजट है ये काफी महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि रहने वाला है। जो मेन फोकस होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस होगा, और एक बड़ी आबादी किसानों की है, कृषकों की है, युवाओं, महिलाओं की है। इस बार के बजट में खास फोकस रहने की उम्मीद है, जैसा हर बार होता आया है। और यही कारण है कि हो सकता है कि इन सब सेक्टर्स के लिए तमाम बड़े ऐलान सरकार करे आज के बजट में। किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी क्या ऐलान हो सकता है? क्योंकि किसानों के इर्द गिर्द भी राजनीति घूमती हुई तो नजर आती है, ऐसी कोई संभावना है आनंद? बिल्कुल, देखिए कुणाल, किसानों के लिए चाहे वो केंद्र की सरकारें रही हो, चाहे वो प्रदेश की सरकारें रही हो, लगातार प्रयास करती रहती हैं। और यही कारण है कि चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, उनके पानी का मुद्दा हो, खाद और बीज का मुद्दा, सरकारें लगातार इसलिए प्रयास कर सकती है। बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में किसानों की, कृषकों की है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के मन में कुछ बड़े फैसले जरूर होंगे जो किसानों के हित में वो लेना चाहेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।
और इसी के साथ अब बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा की। और उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र के बीच हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 19 फरवरी को सख्त भू कानून के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। लंबे समय से स्थानीय लोग सख्त भू कानून की मांग कर रहे थे। इस संशोधित कानून के लागू होने के बाद बाहरी राज्यों के लोगों का उत्तराखंड में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। वहीं इस नए कानून में पूर्व की त्रिवेंद्र रावत सरकार के साल 2018 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए हैं। इस विधेयक को मौजूदा सत्र में ही सदन में लाया जा सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद प्राथमिक तौर पर सख्त भू कानून को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा बाकी के 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे। वहीं अन्य प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने की सरकार से परमिशन लेनी होगी। बाहरी राज्यों के व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीवन में एक बार 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है, लेकिन उनको जमीन खरीदते समय सब रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार बहुत लंबे समय से सख्त भू कानून की मांग की जाती थी, तो अब क्या यह समझा जा सकता है कि उत्तराखंड वासियों के लिए एक सख्त भू कानून अब जमीन पर इसे अमली जामा पहनाते हुए नजर आएगा और इससे लोगों को क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, मैं बात करूं भू कानून की, तो भू कानून की मांग लगातार तब से चल रही है जब से राज्य बना है। लगातार ये चल रहा है कि कब भू कानून और सशक्त बने। जिस तरीके से उत्तराखंड में जमीन की जो है खरीद फरोख्त होती है, जिस तरीके से उत्तराखंड में जमीन खुर्द बुर्द हो रही है और उत्तराखंड में अब सिंचाई की जमीन बिल्कुल खत्म नामात्र की रह गई है। और साथ ही मैं बात करूं हरिद्वार देहरादून की, तो सबसे ज्यादा इस समय यहाँ पे जमीन की खुर्द बुर्द हो रही है। और अब तो जब यहाँ कम रह गई जमीन, तो अब तो पहाड़ों पे भी जो है जमीन की व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर चुकी है। और लोग बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें रोजगार देंगे, यहाँ पे जमीन दे दो, लेकिन जमीन तो चली जाती है लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर 11 जिलों में तो अभी तय हो चुका है कि भू कानून के, लेकिन अभी 2 जिले बाकी हैं, उनमें क्या कुछ रहेगा और किन नियमों के तहत उन 2 जिलों में जमीन खरीदी जाएगी। और जो 11 जिले हैं उनमें सीधा कहा गया है कि 250 वर्ग मीटर जो है जमीन, उससे ज्यादा कोई खरीद नहीं पाएगा। और परिवार का एक सदस्य होगा जो जमीन खरीद पाएगा। ये नहीं कि अगर तुम्हारे परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों जमीन खरीदेंगे, एक ही सदस्य जमीन खरीदेगा और उसकी भी जांच होगी कि ये कहां से है, किस तरीके से है। तो अगर इस तरीके से तो पूरे पटल पे आता है तो बहुत अच्छा रहेगा उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड का भविष्य काफी हद तक सुधरेगा। लेकिन अभी इसमें भी अगर अभी तो ये हो सकता है परवर समिति में जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि प्रॉपर आ गया है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बात हुई और जिस तरीके से चल रहा है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि उत्तराखंड का भविष्य हो सकता है अब सुरक्षित हो और आने वाला समय जो है उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत अच्छी धरोहर मिलेगी अगर इस तरीके का वो कानून मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड के बारे में हम आपको बता दें कि वहां की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हेमंत सोरेन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जनता के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए कहा कि अब किसी भी अस्पताल में मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने इसे झारखंड सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला बताया, जिससे पीड़ित परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को जनहितैषी बनाने के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और विकासोन्मुखी नीति के तहत कार्य कर रही है, ताकि राज्य के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिले। तो झारखंड सरकार का यह बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं, जहां मरीज की मृत्यु के बाद परिवार वालों से अब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पीड़ित परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए झारखंड सरकार की एक अहम कोशिश है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, देखिए, झारखंड के लिए यह बहुत बड़ी खबर है और वाकई में झारखंड सरकार का एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला।
जब से विधायक और अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से वह एक के बाद एक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्या ये खबर और यह फैसला उसी कड़ी में से एक है? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जो है जब से जो है सरकार जब वापस जो लौटी है, जो प्रचंड बहुमत मिली है, इसके चलते जो है वो सरकार पूरी तरह मतलब जिसको बोला जाता है पॉजिटिव मूड में है। वो घोषणाएं पर घोषणाएं कर रही हैं और मुख्यमंत्री का ऐसा ये रहा है कि वो जो है झारखंड की जनता को अधिक से अधिक सौगात दे सके। इसी कड़ी में जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने ही बड़ा एक अहम फैसला लिया है, क्योंकि झारखंड जो है वो गरीबी रेखा से बहुत लोग यहाँ नीचे रहते हैं। इसके चलते जो है वो ये जो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है, यानी जो चिकित्सा व्यवस्था है, थोड़ी महंगी रहती है। लेकिन इसको मद्देनजर को देखते हुए इरफान अंसारी को उन्होंने, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्होंने निर्देश दिया था कि जो है झारखंड की जनता को जो है स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी ये जरूरतें होती हैं और जो हॉस्पिटल होती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या वैसे लोग जो सक्षम नहीं है इलाज करने में, उनको जो है तो ये मुफ्त जो है सुविधा दी जाएगी। दूसरी तरफ जो है एक और उन्होंने जो है स्वास्थ्य मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है कि जैसे जो पान मसाला है और जो गुटखा है, ये इस पर इन्होंने कहा है कि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये जो झारखंड का जो इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, यहाँ जो है अधिकतर लोग जो है वो मोस्टली जो वैसे जो है लोग जो है वो पान मसाला और ये सब चीजों का अधिक सेवन करते हैं, जिसके चलते जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो बढ़ती है। इसी कड़ी में देखते हुए इरफान अंसारी ने ये भी घोषणा की है कि अब जो है झारखंड में जो है पान मसाला पूरी तरह बैन रहेगा। जी कुणाल। और उसी के साथ यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि बहुत बड़ा तबका जो है झारखंड में गरीब है और ऐसे में उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी बेहतर हो सके। क्या झारखंड सरकार ने यह मन बना लिया है कि जो स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें हैं उसमें कम से कम लोगों को जितनी भी आसानी मिल जाए वह मिल पाए? हाँ देखिए कुणाल, ये है कि जैसे झारखंड जो है वो है तो समृद्ध राज्य, लेकिन यहाँ की जनता जो है, आदिवासी जो है या वैसे लोग, वो पूरी तरह मतलब ये काफी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो ये सुविधाएं जो होती हैं वो लगभग उसको जो लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो रिम्स जो है झारखंड का जो सबसे बड़ा अस्पताल जो है उसको मतलब एक सुधारा जा रहा है कि जो है लोगों को, आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें सुविधाएं मिल सके। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। वहीं बलात्कार की पुष्टि के लिए पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट किए जाने पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई राज्यों में 2 फिंगर टेस्ट जारी है। इस मामले पर आदेश सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा था कि जो ऐसा करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह का टेस्ट पीड़िता को दोबारा यातना देने जैसा है। तो 2 फिंगर टेस्ट पर आज सुनवाई होनी है और 2 फिंगर टेस्ट किए जाने पर रोक लगाने की मांग हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद भी चूंकि ये चीजें चल रही हैं, तो आज इस मामले में जो सुनवाई होनी है 2 फिंगर टेस्ट को लेकर, उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। इस पूरे मसले पर अपडेट दीजिए और क्या कुछ इस पर आगे हो सकता है? दरअसल 2013 में इस टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी निर्भया मामले के बाद से, और इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स में इसको लेके ये 2 फिंगर टेस्ट जारी है। और यहाँ तक हम आपको बताएं कि कई हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी कि किसी भी पीड़िता का, सेक्सुअल असॉल्ट वाली किसी भी पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो पहले से चीजें चली आई थी इसमें यह था कि 2 फिंगर टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता था कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर रोक लगाई थी तो ये कहा था कि ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है पता लगाने का कि किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे ये पता नहीं लगाया जा सकता कि हाइमन टूटा है तो वो सिर्फ इस वजह से टूटा है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी उसके साथ। इस वजह से थोड़ा ये अवैज्ञानिक है, इसको पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। लेकिन
जो कई जगहों पे ये कंटिन्यू था। हालांकि कई हाईकोर्ट्स, देश भर की अलग अलग हाईकोर्ट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट के ही इस रोक का हवाला देते हुए इसको पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए कई बार डायरेक्शन दिया था। कई स्टेट्स को इसमें नोटिस भी इशू किया, स्टेट्स की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब इस मामले में जो भी डॉक्टर ऐसी कोई कार्रवाई करता है, माफ कीजिएगा, डॉक्टर अगर कोई टू फिंगर टेस्ट की जांच करता है तो उस जांच के लिए उस डॉक्टर को दोषी ठहराया जाना चाहिए, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। क्योंकि 2013 के जजमेंट की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2014 में ही इसके लिए गाइडलाइन बनाई दी गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और ये कह दिया गया था कि किसी भी पीड़िता का चाहे सेक्सुअल असॉल्ट का पता लगाने के लिए टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? ऐसा करने से न तो हाइमन के टूटने का पता चल सकता है और न ही इसकी जानकारी हो सकती है कि क्या उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं। बावजूद उसके लगातार टू फिंगर टेस्ट कई जगहों पर आता रहा, और ये सवाल तब आते थे जब ये पता चलता था कि जो पीड़ित या दोषी है उनकी तरफ से कोर्ट में ये कहा जाता था कि जो इस पीड़िता का टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमको दोषी ठहराया जा रहा है, तो ये टू फिंगर टेस्ट किया जाना चाहिए। तो ये तमाम ऐसे कई पीड़ित या जो आरोपी होते हैं दोनों की तरफ से कई ऐसे मामले आए जिसमें इस टू फिंगर टेस्ट का हवाला दिया गया, जिसके बाद और हाई कोर्ट ने भी लगातार इस बात को कहा कि टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी होता था। तब कई हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करें और ये कहें कि कोई भी डॉक्टर टू फिंगर टेस्ट करके इस बात की जानकारी नहीं लेगा। बावजूद इसके होता रहता था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि ये 2012 से ही ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उसकी रोक के बावजूद भी ये टू फिंगर टेस्ट हो रहे हैं, तो वो आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि किन किन स्टेट्स में हाई कोर्ट ने इन मामलों को देखा और देखने के बाद क्या क्या आदेश निर्देश जारी किए थे, बावजूद इसके स्टेट्स क्या कर रहे हैं। तो उनके कंप्लायंस रिपोर्ट की बात आज कोर्ट के सामने अगर इस मामले पर सुनवाई होती है तो वो आ सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम बातें बताने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।